हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। एडेप्टेशन चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे और बताए थे आपको कि भाई एडेप्टेशन बोलते किसको हैं। इस पूरे डेफिनेशन को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किया था। याद कीजिए, एडेप्टेशन के बारे में आपको बताया गया था बच्चा लोग कि एडेप्टेशन हम लोग बोलते हैं एक ऐसे फेनोमेना को, एक ऐसे क्रिया को जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर में, अपने बिहेवियर में, अपने बॉडी के फंक्शन में, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। किसके अकॉर्डिंग? अपने वातावरण, अपने माहौल, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंजेस लाता है। आपको बताया गया था भाई 3 टाइप का एडेप्टेशन आपके सिलेबस में डाला गया है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। आपको ये भी बता दिए थे कि किस एडेप्टेशन में क्या पढ़ना है। तो आज बच्चा लोग हेडिंग लगा रहे हैं हम लोग बच्चा लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। जी हाँ बच्चा, आज हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। भाई ये जो एडेप्टेशन है जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं, पहले तो आप ये समझिए कि एडेप्टेशन शब्द का मतलब क्या होता है। तो भाई आपको एडेप्टेशन शब्द का मतलब लास्ट क्लास में हम बता दिए कि सर एडेप्टेशन का मतलब होता है आपके शरीर में ऐसे चेंजेस लाना जो आपको उस इन्वायरमेंट में रहने और साथ ही साथ उस इन्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करेगा। ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो ना कि आपको सिर्फ उस इन्वायरमेंट में रहने बल्कि उसमें रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करेगा, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। तो सर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन किसको कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन को समझने के लिए बच्चा लोग आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिस टर्म को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टर्म को? मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी? सर मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो जब भी हम लोग किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग किसी चीज के बारे में एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, किसी के स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? बाहर का। अगर हम लोग किसी भी चीज का एक्सटर्नल स्टडी करते हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, बाहर तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यानी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, अपने बॉडी के किसी पार्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आना, ये कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में अगर आपको याद है बच्चा लोग तो आपको 3 एग्जाम्पल पढ़ना है। एक एग्जाम्पल पढ़ना है आपको कैक्टस, दूसरा एग्जाम्पल आपको पढ़ना है मछली, फिश, और तीसरा एग्जाम्पल आपको पढ़ाएंगे बर्ड। अब यहाँ पे समझिएगा, चिड़िया भी हो सकता है या कई मरतबा एग्जैक्टली एक कबूतर का नाम लिख देता है एग्जामिनर, माध्यमिक एग्जामिनर कई मरतबा डायरेक्टली कबूतर का यूज कर लेते हैं। तो बर्ड बोले या कबूतर बोले, ये आपको एक ही पिजन, ये आपको एक ही कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो हम लोग कैक्टस का एडेप्टेशन पढ़ेंगे, हम लोग फिश का एडेप्टेशन पढ़ेंगे और हम लोग पिजन यानी कि बर्ड का एडेप्टेशन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, कैक्टस के एडेप्टेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो यहां स्टार्ट किया जाए। तो सवाल ये उठता है सर कैक्टस के अंदर में क्या एडेप्टेशन पढ़ना है आप? देखो प्रॉब्लम ये है कि कैक्टस जो पौधा है इसको हम लोग ज़ेरोफाइट बोलते हैं। कैक्टस जो पौधा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कैक्टस जो पौधा है इसको हम लोग ज़ेरोफाइट बोलते हैं। ज़ेरोफाइट किस तरह के पौधों को बोला जाता है? किस तरह के पेड़ पौधों को बोला जाता है? ऐसे पेड़ पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं। कहाँ उगते हैं बाबू? रेगिस्तान में उगते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजर्ट में रहने वाले पौधे। ऐसे पौधे जो बहुत ही कम पानी में सरवाइव करते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी में सरवाइव करते हैं, ऐसे पेड़ पौधों को, रेगिस्तान में रहने वाले पेड़ पौधों को ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। अब चूंकि कैक्टस एक ज़ेरोफाइट है, रेगिस्तान का कंडीशन क्या है आप ये समझिए। भाई वहां का जो इन्वायरमेंट है, एक रेगिस्तान का क्या इन्वायरमेंट होता है आप ही बताइए। भाई एक रेगिस्तान का क्या इन्वायरमेंट होता है? रेगिस्तान का इन्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर।
तो आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ बाबू पानी की भारी कमी होती है। तो कोई भी वहां पर रहने वाला जीव जंतु इस दो चीज से एडेप्टेशन करता है कि भाई पानी बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि एक गमला में आपके घर पर एक पौधा लगा हुआ है और ये है उस पौधा का पत्ता। आपको हम एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझा रहे, बहुत अच्छे से समझिएगा। जब भी इसके ऊपर में सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर, दर्जा हरारत, तापमान सूरज का, सनलाइट पड़ता है, तो हीट जब होता है, गर्मी जब होती है, थोड़ा ध्यान से सुनेगा बाबू, हाँ, इसी से आपको कैक्टस का एडेप्टेशन समझ में आएगा। सूरज का लाइट जब हम लोग के पत्तों पर पड़ता है किसी भी पेड़ पौधे का, तो पत्ता के अंदर से पानी जो होता है वो भाप के फॉर्म में लॉस होने लगता है। क्या होता है बाबू? पानी जो है वो भाप के फॉर्म में लॉस होने लगता है। जब भी सूरज की रोशनी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ता है, ऐसे केस में पानी पत्तों से लॉस होने लगता है। सर सवाल उठता है कि पत्तों से ही क्यों लॉस होता है, ये भी कोई बच्चा पूछ सकता है। तो आप बताइएगा। सर देखिए, जब हम लोग किसी भी प्लांट के एक पत्ते को देखते हैं तो उस पत्ते में छोटा छोटा छेद होता है। सर उस पत्ते में छोटा छोटा पोर्स होता है। ये इतना छोटा होता है कि आपको नॉर्मल आंख से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ये जो छोटा छोटा छेद और पोर्स होता है, इस पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं बाबू? स्टोमाटा। तो जितना ज्यादा पत्ता खुला रहेगा, यानी इस पत्ते का सरफेस एरिया, यानी कि इस पत्ते का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, पानी उतना तेजी से लॉस करेगा। अब कैक्टस जो पौधा है, आप लोग देखे होंगे कि कैक्टस वाले पौधे के अंदर में पत्ता तो होता ही नहीं है। हम आपको एक इमेज दिखाते हैं कैक्टस के। जब हम लोग इसको देखते हैं, एक सेकंड बच्चा, कैक्टस के जब हम लोग पौधे को देखते हैं तो कैक्टस के पौधे में आप देखते हैं कि पत्ता होता ही नहीं। ये देखिए, कहाँ है कोई पत्ता, कहाँ है कोई लीफ। हम लोग कैक्टस के पौधे में कोई भी पत्ता या कोई भी लीफ नहीं देखते हैं। सवाल ये कि लीफ कहाँ चला गया। अब देखिए एडेप्टेशन इसका क्या है। एडेप्टेशन ये हुआ इसके अंदर में कि अगर ये अपने लीफ को ऐसे खुला हुआ छोड़ देगा तो इतना ज्यादा पानी लॉस हो जाएगा कि पानी को ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रेगिस्तान में रहता है। हमारे इलाके, जो नॉर्मल इलाके में पेड़ पौधे रहते हैं, उनको पता है कि हमको पानी मिल जाएगा, सॉइल में पानी है, बारिश हो जाएगी। लेकिन डेजर्ट में ऐसा कंडीशन नहीं है। तो ये जानता है कि अगर पत्ते को ऐसे खुला रखेंगे तो सारा पानी तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पत्ते को ऐसा रोल कर लेता है, और जब पत्ते को ये रोल करता है तो ये पत्ता ही बन जाता है इसका कांटा के जैसा स्ट्रक्चर। तो हम लोग जो कैक्टस के पौधे में, ये देखिए, हम लोग जो कैक्टस के पौधे में ये जो कांटा देख रहे हैं, कैक्टस के पौधे में हम लोग ये जो कांटा देख रहे हैं, एक्चुअली ये कांटा एडेप्टेशन है। और ये कांटा क्या है? ये कांटा पत्ता का, सॉरी, ये कांटा कैक्टस का लीफ है, यानी कि कैक्टस का पत्ता है, जो कि एडेप्टेशन के स्वरूप, एडेप्टेशन की वजह से कांटा बन चुका है। क्यों कांटा बना? क्योंकि पानी का लॉस को कम किया जा सके। जब कांटा बन जाएगा तो रोल हो जाएगा, और जब कोई चीज रोल हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया, यानी कि क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और ऐसे पानी का लॉस भी कम हो जाएगा। तो कैक्टस बड़ी चालाकी से एडेप्टेशन करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है बाबू, एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तुम्हारा जो लीफ है, यानी कि जो पत्ता है, वो कन्वर्ट होके कांटा बन गया, कांटा को इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं, कांटा बन गया, तो एक प्रॉब्लम है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर में प्रकाश संश्लेषण, नूरी तरकीब का अमल, यानी कि फोटोसिंथेसिस, यही पत्ता करता है। लेकिन सर जब पत्ता कांटा बन जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, पत्ता तो कांटा बन गया। तो ऐसे में आंसर आता है कि फोटोसिंथेसिस करता है इस कैक्टस का स्टेम, यानी कि तना। इस वजह से आप लोग कैक्टस में एक ग्रीन स्टेम देखते हैं, यानी कि ग्रीन तना देखते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, क्या आम के पेड़ में तना ग्रीन होता है? नहीं होता। या जामुन के पेड़ में ग्रीन होता है? नहीं होता, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। कैक्टस में जो आपको ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है वो एक्चुअली उसका स्टेम है, और स्टेम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करता है कि भैया पत्ता तो बन गया कांटा, तो अब फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा मेरे को।
यानी कि स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये था बच्चा लोग कैक्टस का एडेप्टेशन। कैक्टस का एडेप्टेशन था टेम्परेचर और पानी से बचने के लिए, टेम्परेचर ज्यादा और पानी कम, जानता है कि पानी लॉस हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, ये जो पानी का लॉस होने का प्रोसेस है, क्या है, पानी का जो लॉस होने का प्रोसेस है, इसका भी एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपाइरेशन। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसपाइरेशन। तो ट्रांसपाइरेशन से बचने के लिए, पानी का लॉस से बचने के लिए पत्ता को बना लिया गया कांटा और फोटोसिंथेसिस करने लगा स्टेम। इस तरीके से कैक्टस सरवाइव कर पाता है डेजर्ट जैसे खतरनाक सिचुएशन में भी। तो ये हो गया हम लोग के सिलेबस का पहला एडेप्टेशन, कैक्टस हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े, मछली का एडेप्टेशन में आते हैं, यानी कि फिश का एडेप्टेशन में आते हैं। अब हम लोग समझते हैं फिश का एडेप्टेशन क्या है। देखिएगा बाबू ध्यान से, है ना, मछली यानी कि फिश का एडेप्टेशन। अब देखो, मछली रहती है पानी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का जो जीवन गुजरता है वो पानी में गुजरता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मछली एक एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हो, तो मछली एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहती है। तो इसका एडेप्टेशन पानी के हिसाब से ही हुआ है। हम लोग यहाँ पर जिस मछली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोनी फिश बोलते हैं। बोनी फिश यानी कि ऐसी मछली जिसके शरीर के अंदर कांटा हड्डी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, यानी कि हड्डी का बना हुआ कांटा प्रेजेंट रहता है। घबराने की कोई बात नहीं, आपको हम सिंपल से एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि रोहू, रोहू फिश जिसको हम लोग बोलते हैं रुई माछ इन बंगाली। तो रोहू फिश जैसे वो बोनी फिश का एग्जांपल है। तो सवाल जो उठता है कि क्या सिर्फ बोनी फिश के अलावा भी कुछ फिशेज होती हैं? हाँ जी होती हैं। बोनी फिश के अलावा भी कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जिनके बॉडी के अंदर में बोन नहीं होता, बल्कि इस टाइप का, जैसे हम लोग का कान में कैसे, इसको कार्टिलेज बोलते हैं, इसका उसका अंदर का ढांचा होता है। हम लोग यहाँ उस मछली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी मछली को देखते हैं, जब आप किसी मछली के शरीर को देखते हैं, कभी आप देखिएगा रोहू या कतला ऐसा मछली के शरीर को देखिएगा, तो उसके अंदर, मछली के शरीर के अंदर कुछ इस जगह पर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये रही मछली, ये रही मछली। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मछली के शरीर के अंदर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्विम ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इससे? इसको स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जिसको हवा की थैली भी बोला जा सकता है। तो मछली के अंदर में ये स्विम ब्लैडर होता है। इसका ओरिजिनल फोटो हम आपको दिखा, देखिए ओरिजिनल फोटो देखिए, देखिए कुछ इस प्रकार ये होता है स्विम ब्लैडर। कुछ इस तरीके का मछली के शरीर के अंदर में स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको ब्लैडर बोला जा रहा है। ब्लैडर का मतलब समझते हो ना? अगर हम लोग किसी के साथ ब्लैडर का वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि वो बलून के जैसा होगा, बलून लाइक। जैसे बलून में हवा भर दो तो वो फूल जाए, बलून से हवा निकाल दो वो पिचक जाए, कुछ इस तरीके का ये चीज प्रेजेंट होता है। सवाल है कि ये सर क्यों है मछली के बॉडी के अंदर? अब यहाँ पे इसका एडेप्टेशन को समझते हैं कि स्विम ब्लैडर का डेवलपमेंट क्यों हुआ मछली में। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा तालाब, ठीक है, मछली इसके अंदर रह रही है, या एक बड़ा सा एक्वेरियम है। चलिए, ये एक बड़ा सा एक्वेरियम, इसके अंदर में एक मछलियां भरे हुए हैं। ये एक्वेरियम के अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बच्चा? इसके अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है। देखो पानी भर सकते हैं क्या? हाँ, ये देखो, इसके अंदर में हम लोग भर दिए पूरा पानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। अब इसके अंदर में एक मछली है, ठीक है, ये रही वो मछली, ठीक है, ऐसे ये मछली है। अब देखो, मछली को गहराई को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि वो किस गहराई पे रहना चाहती है। अगर उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगी। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बाबू, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको नॉर्मली समझाते, इस तरीके से समझाते, ठीक है, कलर में प्रॉब्लम हो रही। तो ये है वो मछली, ऐसे मछली। इस मछली को ऊपर भी जाना है, इस मछली को नीचे भी आना है। इसको बोला जाता है गहराई को कंट्रोल करना। गहराई को कंट्रोल करना, गहराई को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्थ। तो मछली किस गहराई पे रहना चाहती है? ऊपर जाना चाहती है, नीचे आना चाहती है, या एक ही जगह पर रहना चाहती है? ऊपर जाना चाहती है, नीचे आना चाहती है, या एक ही जगह पर रहना चाहती है? किसी एक गहराई पे ऐसे रुकी रहना चाहती है। आप लोग कई मतलब एक्वेरियम में देखे होंगे मछली लोग एक जगह पे खड़ी है, बस ऐसे ऐसे करके अपना फिन हिला रही है और एक ही जगह पर खड़ी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो इस गहराई को कैसे मेंटेन कर रही है बच्चा लोग, इसको समझते हैं।
तो इसमें मछली के अंदर में जो स्विम ब्लैडर होता है, मछली उसके अंदर में हवा भर के और उससे हवा को बाहर निकाल के, बलून को फुला के और बलून को पिचका के इस तरीके से गहराई को कंट्रोल करती है। जब मछली इस स्विम ब्लैडर में हवा भर लेती है, ध्यान से सुनोगे, जब पहला स्टेप बता रहे हैं कि अगर ये हवा भर लेती है, हवा भर लेती है, जब मछली हवा भर लेती है तो अब क्या होता है? जब मछली, तुम बलून में फूंक के हवा भर दी, अब उस बलून को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करो, डूबेगा? नहीं डूबेगा, दिक्कत होगा, क्योंकि हवा हल्का होता है, पानी के अंदर हम डाल नहीं सकते। तो जैसे जैसे मछली अपने स्विम ब्लैडर में हवा भरती जाती है, वैसे वैसे मछली का बॉडी हल्का होता जाता है, और मछली का बॉडी जैसे जैसे हल्का होता जाता है, मछली वैसे वैसे ऊपर की तरफ में जाना शुरू कर देती है। तो हवा भर लेती है, तो मछली जब हवा भर लेगी तो मछली का बॉडी हल्का हो जाएगा, और मछली का बॉडी जब हल्का हो जाएगा तो मछली ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो मछली को जब ऊपर की ओर जाना है, तो मछली उसमें हवा को भर लेती है। अब मछली को नीचे जाना है, मछली को गहराई में जाना है, तो ये क्या करेगी? हवा को बाहर निकाल लेगी, हवा को बाहर निकाल लेगी। तो जैसे ही मछली हवा को बाहर निकालेगी, मछली का बॉडी फिर से भारी हो जाएगा, और जैसे जैसे मछली का बॉडी भारी होगा वैसे वैसे मछली नीचे जाने लगेगी। अब इसी को कंट्रोल करके मछली एक पर्टिकुलर गहराई पे रुक सकती है, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हवा को भर के मछली वहां पे रुक सकती है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रहा मछली का एडेप्टेशन स्विम ब्लैडर का गहराई को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे आपको हम दो चीज बताएंगे। पहला क्वेश्चन, मछली जो हवा को भरती है वो हवा आता कहाँ से? ये रहा क्वेश्चन, मछली जब हवा को भरती है तो वह हवा आता कहाँ से? तो उसका आंसर है कि मछली के शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसको रेड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? रेड ग्लैंड। तो रेड ग्लैंड के माध्यम से, रेड ग्लैंड के हेल्प से मछली जो है वो हवा भर लेती है। तो हवा भरने का कॉन्सेप्ट में क्या बताएंगे कि सर रेड ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है, मछली उसकी सहायता से हवा को भर लेती है। अब हवा को जब बाहर निकालना हो, तो मछली क्या चीज के हेल्प से निकालेगी? तो मछली के शरीर में खून के नली का एक जाल होता है जिसको रेटिया मिराबिलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? चलो थोड़ा टेढ़ा नाम है रेटिया मिराबिलिया। मछली के शरीर में इस पूरे स्विम ब्लैडर पे एक खून के नली का जाल होता है जिसको रेटिया मिराबिलिया कहा जाता है। इस रेटिया मिराबिलिया की सहायता से मछली हवा को वहां से बाहर निकाल लेती है। तो रेड ग्लैंड के हेल्प से मछली हवा भरती है और रेटिया मिराबिलिया की मदद से बाहर निकाल लेती है, और इस तरीके से मछली गहराई को कंट्रोल करती है। ये रहा मछली का एडेप्टेशन। आते हैं सबसे पहले स्लाइड पर। तो हम लोग का कैक्टस भी हो गया और फिश भी हो गया। अब हम लोग आखिरी में बढ़ते हैं बर्ड यानी चिड़िया या फिर पिजन का एडेप्टेशन के लिए। क्या है सर, क्या है एडेप्टेशन चिड़िया या फिर पिजन का? देखें, अब जाहिर सी बात है कि कोई चिड़िया है या फिर कोई बर्ड है, तुम इसको पिजन लिख के भी समझा सकते हो, तुम इसको बर्ड्स लिख के भी समझा सकते हो। तब तुम बोलोगे कि सर देखिए, चिड़िया का एडेप्टेशन तो जाहिर सी बात है उड़ने के लिए ही हुआ होगा। तो चिड़िया के अंदर जो आपको एडेप्टेशन पढ़ना है वो पढ़ना है फ्लाई के लिए, एडेप्टेशन टू फ्लाई। चिड़िया उड़ना चाहती है, तो उड़ने के लिए हम लोग को दो चीज समझना है। पहली बात तो कि जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर में जो हड्डी होती है, जैसे मान लो ये हम लोग के बॉडी का एक हड्डी है, ठीक है, तो हम लोग का हड्डी अंदर से ना पूरा भरा हुआ होता है, अंदर से खोखला नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों की हड्डी जो होती है वो भारी होती है। अब भारी हड्डी को लेकर के उड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। तो चिड़िया के अंदर में एक एडेप्टेशन ये हुआ कि उन लोगों की जो हड्डी होती है वो हड्डी अंदर से जो बाबू खोखली होती है। अंदर से क्या होती है? अंदर से खोखली हड्डी होती है। अब खोखली हड्डी होने के कारण हड्डी हल्की हो जाती है और उड़ने में उन लोगों को आसानी हो जाता है, बॉडी का वेट कम हो जाता है। इस खोखली हड्डी को न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। खोखली हड्डी को क्या बोलते हैं बाबू? न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स होने की वजह से क्या होता है? बॉडी हल्का हो जाता है और चिड़िया को उड़ने में आसानी होती है। ये हुआ एक नंबर का एडेप्टेशन। दूसरा नंबर का एडेप्टेशन, जब चिड़िया उड़ती है, फ्लाइट लेती है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि उसको बहुत कुछ करना है उड़ने के टाइम पे। जैसे उड़ने के टाइम पर उसको अपने बॉडी का बैलेंस को भी मेंटेन करते रहना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक चिड़िया का हम फोटो ले आए, ये देखिए,
चिड़िया जब उड़ेगी तो उसको क्या करना है, अपने बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन रखना है। दूसरी बात, लगातार कंटिन्यू ऐसे 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 करके उड़ने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है, लगातार वो पंख को ऐसे ऐसे कर रही है तो उसको एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में फिट करने के लिए और उसके बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक और एडेप्टेशन चिड़िया के अंदर देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि चिड़िया का जो लंग्स है उसमें हवा तो भर ही रहा है, चिड़िया सांस ले रही है तो उसमें तो हवा तो भर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चिड़िया के अंदर हवा की थैली भरी गई है जो लंग्स से जुड़ी हुई होती है। और चिड़िया के अंदर में टोटल 9 एयर सैक्स यानी कि हवा की थैली प्रेजेंट होती है बाबू। जब चिड़िया सांस अंदर खींचती है तो हवा लंग्स में जाने के साथ साथ हवा की थैली में भी भर जाती है, एक्स्ट्रा चेंबर, एक्स्ट्रा स्पेस हवा के लिए। इससे क्या फायदा है सर, इससे क्या बेनिफिट है? तो अगर ये चिड़िया का लंग्स है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर ये कुछ इस तरीके से चिड़िया का लंग्स है, ये देखो मान लो कि ऐसा चिड़िया का लंग्स, तो चिड़िया के लंग्स से हम लोग क्या बताएं, तकरीबन 9 का ही डेटा आपको याद रखना, 9 ऐसे करके हवा का थैली जुड़ा हुआ रहता है। एक्स्ट्रा चेंबर जो हम लोग के चिड़िया के लंग्स से जुड़ा हुआ है हवा के लिए। तो जब चिड़िया सांस लेती है तो ये हवा लंग्स के अंदर आती है और फिर इस चेंबर के अंदर भी जमा हो जाती है। इससे क्या फायदा होता है तो आप खुद ही समझिए इससे क्या फायदा। इससे 3 फायदा है। सबसे पहला, बॉडी हल्का हो जाता है। जैसे तुम हवा को भरोगे तो मछली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, बॉडी हल्का हो जाएगा तो उड़ने में और आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगा जिससे चिड़िया को आसानी होगी उड़ने के टाइम पे, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तीसरा, बॉडी बैलेंस होगा। जब चिड़िया हवा को भरेगी तो उड़ने के टाइम पर वो हवा को मेंटेन करके अपने बॉडी को बैलेंस करेगी ताकि उड़ने के टाइम पर वो डगमगा ना जाए। तो ये रहा हम लोग का बच्चा लोग टोटल एडेप्टेशन, ये रहा हम लोग का टोटल एडेप्टेशन। 1 नंबर से स्टार्ट किए जहां पे हम लोग कैक्टस के एडेप्टेशन को पढ़े, कैक्टस के बाद फिर हम लोग फिश के एडेप्टेशन को पढ़े, स्विम ब्लडर का, और अल्टीमेटली आपको बर्ड यानी चिड़िया का एडेप्टेशन बताया गया, जिसमें एक हुआ खोखली हड्डी का एडेप्टेशन नंबर 1 और दूसरा हुआ एयर सैक्स यानी हवा की थैली का एडेप्टेशन नंबर 2। तो इसी के साथ ये हुआ एयर सैक्स। तो बाबू इसी के साथ हम लोग का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन और पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन ही बिहेवियरल एडेप्टेशन भी पढ़ा दिया जाए और खत्म कर दिया जाए इस चैप्टर को। हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप सभी कमेंट कीजिए कि आगे नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर एडेप्टेशन आप लाइफ साइंस का कौन सा पढ़ना चाहेंगे। एग्जाम बहुत करीब है, सोच समझ करके मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर को आप आगे पढ़ना चाहेंगे। जो चैप्टर ज्यादा क्रूशल होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।